दृश्य 386 बाइक राइड। दृष्टि दिव्यांश की बाहों में झटपट आती हुई बोली, अंडस्को छोड़ो दिव्यांश, ये तो तुम्हारा हर बार का हो गया। तुम जानते हो कि मैं आराम से मान जाती हूँ, तो अपने ही मनमानी करते हो, अपनी ही मर्जी चलाते हो। जब मन करता है गुस्सा करते हो, जब मन करता है प्यार से बात करते हो। टाइम तुम्हारे पास होता ही नहीं। कभी नहीं सोचते कि चलो आज अपनी शिकंजी के साथ डिनर करने चलो। कभी नहीं कहते कि चलो शिकंजी आज हम साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। दृष्टि अपने में ही बोले जा रही थी और दिव्यांश, उसके होंठ तो दृष्टि की गर्दन पर हरकत करने लगे। धीरे धीरे दिव्यांश के गाल दृष्टि के गालों को रब करने लगे और दृष्टि की आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। दृष्टि ने धीरे से कहा, अंडस्को दिव्यांश, बहुत गलत बात है। और इतने में दिव्यांश ने दृष्टि को गोद में उठा लिया और कमरे में ले आया। दूसरी तरफ राजवीर ने गाड़ी अपने पुराने घर के बाहर रोकी। राजवीर गाड़ी से उतरा और उसने अपने पुराने घर को देखा और इस एक ही पल में उसे रूही के साथ बिताए हुए पल याद आ गए। अचानक उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी चाबी को जेब में रखते हुए खुद से कहा, अंडस्को चटोरी बिल्ली, अब तुमसे वादा किया है तो इस युग को तो लेकर ही आना पड़ेगा। इतना कहकर राजवीर अपने घर के मैनन गेट पर आ गया। राजवीर ने बेल बजाई तो किसी ने गेट नहीं खोला। राजवीर ने फिर से बेल बजाई, अभी भी किसी ने गेट नहीं खोला। राजवीर कंटिन्यू बेल बजाता रहा और तभी अचानक से युग ने गेट खोलते हुए कहा, अंडस्को क्या है बे। राजवीर को देखकर उसने अपना सलाइवा गटक लिया और राजवीर ने उसके मुंह से क्या है बे सुनकर अपनी एक आईब्रो चढ़ाकर युग को देखा। युग दरवाजे से हट गया और अंदर किचन में चला गया। राजवीर भी अपने घर के अंदर आ गया। राजवीर का घर ऐसा ही था जैसा राजवीर और रूही आज से 10 साल पहले छोड़कर गए थे। बेशक युग अपने माँ पापा से नाराज था, लेकिन उसने अपने पापा के घर को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ था। राजवीर जाकर सोफे पर बैठ गया और तभी युग अपने पापा के लिए पानी का गिलास लेकर आया और उसने राजवीर को पानी का गिलास देते हुए कहा, अंडस्को आप यहाँ क्यों आए हैं। राजवीर ने एक बार फिर अपने बेटे को आईब्रो चढ़ाकर देखा और पानी का गिलास ले लिया। राजवीर ने पानी पिया और गिलास टेबल पर रखते हुए कहा, अंडस्को क्यों मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकता। ये मकान तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे बाप का है। युग थोड़ा सा नाराज भरी आवाज में बोला, अंडस्को यही तो पूछ रहा हूँ, तो आप यहाँ क्यों आए हैं। जाहिर सी बात है मुझसे मिलने तो नहीं आए, और जहाँ तक मैं जानता हूँ आपका यहाँ कोई सामान भी नहीं है जिसे आप लेने आए हो। राजवीर बोला, अंडस्को मेरा सामान तो नहीं है, लेकिन मेरी चटोरी बिल्ली का बहुत कीमती सामान है, और वो कीमती सामान अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है। मन तो करता है कि अभी खड़ा होकर उस कीमती सामान के गाल पर 2 चांटे मार दो, लेकिन क्या करूं, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो मेरी चटोरी बिल्ली नाराज हो जाएगी और मैं उसके सामान के चक्कर में अपनी चटोरी बिल्ली को नाराज नहीं करना चाहता। युगवीर ने गुस्से में अपने पापा को देखा और राजवीर ने एक मीठी सी मुस्कुराहट के साथ। युग बोला, अंडस्को मुझे ऑफिस जाना है। राजवीर खड़ा हुआ और किचन की तरफ जाते हुए बोला, अंडस्को तो जाओ जाकर तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाता हूँ। युग बोला, अंडस्को पापा मैं खुद बना लूंगा। राजवीर ने कहा, अंडस्को तुमने मुझे पानी पिलाया है, मुझ पर एहसान कर दिया, अब तुम्हारा एहसान तो मुझे चुकाना पड़ेगा ना। चुपचाप जाकर तैयार हो जाओ, मैं नाश्ता बनाता हूँ। युग अपने चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट लेकर अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद युग शावर के नीचे खड़ा था और उसके चेहरे की मुस्कुराहट बड़ी होती जा रही थी। युग बाहर आया और टॉवल से अपना सिर पोंछते हुए खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोला, अंडस्को सीधा माफ़ी नहीं मांगेंगे, माफ़ी मांग लेंगे तो उनकी इज्जत कम नहीं हो जाएगी, लेकिन मुझे मनाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब मेरा फेवरेट नाश्ता बनाकर खिलाएंगे, फिर मुझसे इधर उधर की बातें करेंगे, लेकिन एक बार ये नहीं कहेंगे कि युग चलो अपने घर वापस चलते हैं। युगवीर शर्ट पहनता हुआ बोला, अंडस्को लेकिन आज मैं भी मेंशन वापस नहीं जाऊंगा, जब तक पापा मुझे डायरेक्ट नहीं कहते तब तक तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। दूसरी तरफ राजवीर आलू का पराठा बनाता हुआ खुद से बोला, अंडस्को माँ बेटे को बस यही तो पसंद है, मैं बनाता रहूं और ये। माँ बेटा आलू के पराठे खाते रहे।
युग डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और तभी राजवीर ने उसे आलू का पराठा परोस दिया। आलू का पराठा देखकर युग ने एक बार अपने पापा को देखा और एक बार आलू के पराठे को। इरिटेट होता हुआ बोला, पापा मैं क्या 2 साल का बच्चा हूँ जिसके लिए अपने स्टार की सेब का पराठा बनाया। राजवीर थोड़ा हैरानी से बोला, अरे तो क्या हुआ, तुम बचपन में जब नाराज होते थे तो तुम्हारी माँ भी तो तुम्हें स्टार की सेब का पराठा बनाकर खिलाता थी और तुम मान जाते थे। उद्धरण चिन्ह। युग ने एक बार फिर अपने पापा को देखा और एक बार पराठे को और फिर हैरानी से बोला, प्लीज पापा कुछ तो मेरे स्टैंडर्ड का ख्याल कीजिए, 25 साल का हो गया हूँ मैं और आप है कि मुझे बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। राजवीर ने कमर पर हाथ रखकर कहा, तो बड़ों की तरह कैसे ट्रीट करते हैं? बड़ों की तरह ट्रीट किया था ना, तुम्हारे गाल पर एक चांटा मारकर, लेकिन तुम तो वहां से ऐसे आ गए जैसे कभी उस घर में नहीं जाओगे। युग को अब अपने पापा की बात बुरी लग गई। युग खड़ा होकर बोला, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, अपना स्टार का पराठा खुद ही खा लीजिए। युग घर के मैनन गेट तक गया, तभी राजवीर बोला, खबरदार अगर तुमने बिना खाना खाए घर से एक कदम भी बाहर निकाला, सच कहता हूँ युग उस दिन तो मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था, आज तुम्हारी टांगे भी तोड़ दूंगा, चुपचाप वापस आओ और नाश्ता करो। युग वापस तो नहीं आना चाहता था, लेकिन फिलहाल तो वो सीन क्रिएट नहीं करना चाहता था और इसलिए चुपचाप जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। युग ने चाहते हुए भी उस स्टार सेब के पराठे को खा लिया। राजवीर ने दूसरा पराठा युग की प्लेट में रखा। अब तो युग का मन कर रहा था कि अपना सिर ही फोड़ ले। दूसरा पराठा ट्रायंगल सेब का था, लेकिन युग ने चुपचाप वो पराठा भी खा लिया। राजवीर ने एक और पराठा रखना चाहा। युग ने मना करते हुए कहा, नहीं पापा मैं ज्यादा नहीं खाता, मुझे जिम में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। राजवीर भी वहीं बैठ गया। राजवीर भी पराठा खाने लगा। युग तब तक बैठा रहा जब तक उसके पापा ने ठीक से खाना नहीं खा लिया। जैसे ही राजवीर ने खाना खत्म किया, युग ने अपने और अपने पापा के बर्तन उठाए और किचन में चला गया। करीब 10 मिनट बाद युग वापस आया। उसके हाथ में एक टॉवल था जिससे वो हाथ पोंछ रहा था। इसका साफ मतलब था कि वो अपने और अपने पापा की क्रोकरी साफ करके आया है। राजवीर ने कहा, साथ में ऑफिस चलते हैं। युग बोला, कहाँ आप गाड़ी वाले और कहाँ मैं बाइक वाला, मुझे नहीं जाना आपके साथ, मैं बाइक से ही चला जाऊंगा। इतना कहकर वो घर से बाहर निकल गया। राजवीर ने ना में गर्दन हिलाते हुए खुद से कहा, ये तो मेरा भी बाप है, पर इसे नहीं पता कि पहले तो मैं ही इसका बाप हूँ। राजवीर जब बाहर आया तो युग अपनी बुलेट निकाल रहा था। युग ने जैसे ही बुलेट स्टार्ट की, वैसे ही राजवीर युग की बुलेट के पीछे बैठ गया और ये देखकर युग ने बुलेट बंद कर दी। युग ने हल्का सा पलटकर राजवीर को देखकर कहा, पापा ये क्या कर रहे हो, आप जाओ ना अपनी बड़ी गाड़ी में। राजवीर बोला, क्यों मैं इसमें नहीं जा सकता, चलो आज बाप बेटा साथ में ऑफिस जाते हैं। युग बोला, पापा मैं इरिटेट हो रहा हूँ, प्लीज आप अपनी गाड़ी से जाओ, ये मेरी बुलेट है। ये सुनते ही राजवीर ने अपनी आईब्रो चढ़ाकर कहा, ना ये बुलेट तुम्हारी है और ना ही ये घर तुम्हारा है, इनफैक्ट तुम मेरे हो, समझ आई। युग गुस्से में बोला, पापा उतरोगे कि नहीं? राजवीर ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, आज तो मैं अपनी बुलेट से ही ऑफिस जाऊंगा, पहले भी तो बुलेट से ही ऑफिस जाता था, ये तो गाड़ी मुझे चाचू ने गिफ्ट की थी जिसे मैं आज तक चला रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। युग थोड़ा सा इरिटेट होकर बोला, पापा प्लीज झूठ मत बोलो, 25 साल तक एक ही गाड़ी। राजवीर ने हल्का सा युग के सिर पर मारते हुए कहा, अबे दूसरी गाड़ी गिफ्ट की थी चाचू ने, और वैसे भी तू भी तो 30 साल से इसी बुलेट को चला रहा है। युग बोला, पापा प्लीज ना, मैंने इसे एक्सचेंज कर लिया था। युग ने कहा, मतलब आप मेरे साथ ही ऑफिस जाएंगे? राजवीर ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ तुम्हारे साथ ही ऑफिस जाऊंगा। युग बोला, अगर आपने जिद कर ही ली है तो उतरकर हेलमेट लेकर आइए। राजवीर ने कहा,
अंडरस्को तुम पर भरोसा नहीं है, जाकर तुम लेकर आओ। युग थोड़ा सा इरिटेट हो गया और बाइक से उतरकर घर के अंदर चला गया और फिर वहां से एक हेलमेट लेकर आया। युग ने हेलमेट राजवीर को पहनाते हुए कहा, अंडरस्को थोड़ा संभल कर बैठना मेरी बाइक पर। राजवीर बोला, अंडरस्को हाँ संभल कर बैठूंगा, लेकिन तुम थोड़ी बाइक संभाल कर चलाना। पहले ज्यादा रश नहीं होता था, लेकिन अब बहुत ज्यादा रश होने लगा है, इसलिए संभाल कर चलाना। युग बाइक पर बैठता हुआ मन ही मन बोला, अंडरस्को पापा आज ऐसी बाइक चलाऊंगा कि आज के बाद आप कभी मेरी बाइक पर नहीं बैठेंगे। युग ने बाइक स्टार्ट कर दी और पूरी स्पीड से बाइक चलाने लगा। राजवीर बोला, अंडरस्को युग आराम से बाइक चलाओ, ये क्या तुमने बाइक का जहाज बना रखा है? युग धीरे से चलाओ, बाइक की स्पीड कम करो। लेकिन युग को तो जैसे सुनाई देना बंद हो गया था, क्योंकि तो वैसे भी जानबूझकर स्पीड से चला रहा था ताकि आज के बाद राजवीर कभी उसके साथ बुलेट पर ना जाए। राजवीर ने तो कितनी बार अपनी आंखें बंद कर ली थी, उसे डर था कि कहीं युग बाइक ना ठोक दे। राजवीर ने फिर से युग को समझाते हुए कहा, अंडरस्को युग मैंने कहा ना ढंग से बाइक चलाओ, इतनी जल्दी क्या है, आराम से ऑफिस पहुंच जाएंगे, आराम से बाइक चलाओ, एक्सीडेंट हो जाएगा। युग तुम मेरी बात सुन रहे हो? लेकिन युग ने तो जैसे अपने कान बंद कर लिए थे, बल्कि वो तो अपने पापा की बात सुनकर मन ही मन खुश हो रहा था। युग चाह रहा था कि उसके पापा डर जाए और उसके पापा डर भी रहे थे। आखिरकार युग ने एक बार कहा, अंडरस्को पापा डर तो नहीं लग रहा। राजवीर बोला, अंडरस्को युग तुम जानबूझकर ये सब कर रहे हो ना? युग बोला, अंडरस्को नहीं पापा मैं जानबूझकर नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बाइक ऐसे से ही चलता हूँ। पहले आप ये बताओ आपको डर तो नहीं लग रहा? राजवीर कुछ नहीं बोला, लेकिन राजवीर के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि इस वक्त उसे डर लग रहा है। युग बोला, अंडरस्को पापा अगर डर लग रहा है तो मुझे कसकर पकड़ लीजिए, मैं वादा करता हूँ आपको कुछ नहीं होने दूंगा, और वैसे भी अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी चटोरी बिल्ली मुझे मार देगी, और फिलहाल मुझे मरने का कोई शौक नहीं है, इसलिए मुझे कसकर पकड़ लीजिए। करीब 45 मिनट का रास्ता युग ने 25 मिनट में पार कर लिया और झटके से बाइक रघुवंशी इंडस्ट्रीज के बाहर रोक दी। राजवीर ने कसकर युग को पकड़ा हुआ था और आंखें बंद की हुई थी, और तभी युग एक मुस्कुराहट के साथ बोला, अंडरस्को पापा ऑफिस आ गया। राजवीर ने जैसे ही महसूस किया कि बाइक बंद हो गई, राजवीर बाइक से उतर गया। उसने हेलमेट निकाला और गुस्से में युग के सामने बुलेट पर रखते हुए बोला, अंडरस्को पकड़ो अपना हेलमेट, और आज के बाद ऐसी बाइक चलाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। युग भी अपना हेलमेट निकालते हुए बोला, अंडरस्को पापा बाइक तो ऐसे ही चलेगी और मैं ऐसे ही चलाता हूँ, वो अलग बात है कि आपको डर लग रहा है और आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। राजवीर ने कुछ नहीं कहा, वो बस गुस्से से युग को देख रहा था। युग जैसे ही बाइक लेकर पार्किंग की तरफ जाने लगा, राजवीर उसे रोकते हुए बोला, अंडरस्को उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद बाइक धीरे चलाओगे। उद्धरण चिन्ह। युग ने हल्की सी ना में गर्दन हिलाए और बाइक लेकर पार्किंग की तरफ चला गया। राजवीर युग को जाते हुए देख रहा था और फिर दांत पिसता हुआ खुद से बोला, अंडरस्को इसे ऐसे नहीं दूसरे तरीके से समझाना पड़ेगा, इसे बताना पड़ेगा कि बाप बाप ही होता है। इतना कहकर राजवीर इंडस्ट्रीज के अंदर चला गया। दूसरी तरफ शिवाय अभिमान के केबिन में बैठा हुआ था। अभियान ने कहा, अंडरस्को प्लीज पापा मुझे मत कहिए, मुझे नहीं आना सरगम और देव की शादी में। शिवाय ने कहा, अंडरस्को तुमने कसम खा ली कि तुम मेरी और अपनी माँ की एक बात भी नहीं मानोगे। अभियान खड़ा हो गया और हल्के गुस्से में बोला, अंडरस्को माँ ने बिना सोचे समझे मुझे चांटा मारा था। 387 खतरनाक पति। अभिमान खड़ा हो गया और हल्के गुस्से में बोला, अंडरस्को माँ ने बिना सोचे समझे मुझे चांटा मारा था। शिवाय भी हल्के गुस्से में बोला, अंडरस्को तो पीटने वाले काम ही क्यों करते हो? बोलने से पहले बिल्कुल नहीं सोचते, होने वाली भाभी है तुम्हारी और तुम उसी की बहन को उल्टा सीधा बोल रहे हो। सरगम तो पहले ही हम सबको देखकर नर्वस हो रही थी और तुम्हारी ये बातें सरगम को और ज्यादा परेशान कर देगी।
अभिमान इरिटेट होकर बोला, अंडरस्को, तो आप मुझसे क्या चाहते हैं? शिवाय ने कहा, अंडरस्को, देखो हमारी फैमिली में कोई अलग नहीं रहता, लेकिन तुम अलग रह रहे हो और मैंने कभी तुमसे शिकायत नहीं की। महीने में एक बार अपनी शक्ल दिखाते हो। बेशक आर्या ने तुम्हें थप्पड़ मारा, लेकिन तुम्हें देखने के लिए आंखें तरसती है उसकी, और एक तुम हो जो हमेशा उसका दिल दुखाते हो। तुम्हारी माँ चाहती है कि तुम शादी में आओ और मैं तुमसे यही कहने आया हूँ कि तुम शादी के हर फंक्शन में शामिल हो जाओ। अभिमान ने एटीट्यूड में अपने पापा को देखा तो शिवाय बोला, अंडरस्को, अभिमान, इतना अभिमान ठीक नहीं। तुम्हारे भाई है वो। अगर देव को सरगम से शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें भी देव के डिसीजन की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। अपना लाइफ पार्टनर सबको चुनने की आज़ादी है। अभिमान ने तंज भरी मुस्कान से मन ही मन खुद से कहा, अंडरस्को, जानते नहीं हो पापा आप, देव सरगम से नहीं, वो संजना से शादी करना चाहता है। ये तो कृष पता नहीं क्या 3-5 कर रहा है, जिसकी वजह से उसने सरगम को हाँ कर दी। शिवाय अपनी जगह से खड़ा हुआ और अभिमान के पास गया। उसने अभिमान के गाल पर हाथ लगाकर कहा, अंडरस्को, तू मेरा टाइगर है ना, पापा की बात मानेगा ना? अभिमान ने हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय बोला, अंडरस्को, अभिमान, अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल किया करो। आसपास की दुनिया देखो, चाचू ने कहा था ना कि रिप्यूटेड लड़कियां क्लब में नशे की हालत में पड़ी रहती है और उनसे कहीं ज्यादा अच्छी तो सरगम और मीरा है। मैं तो कहता हूँ फ्यूचर में मीरा को भी हम अपने घर की बहू बना देंगे। अभिमान ने आंखें फाड़े शिवाय को देखा और बोला, अंडरस्को, मेरे और मीरा के बारे में तो सोचना भी मत। शिवाय ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को, नहीं, रहने दो। वो ओवरलोड मासूमियत और तुम जरूर से ज्यादा खतरनाक। तुम्हारा उसका कोई मैच नहीं है। तुम्हारे लिए तो मैं ऐसी लड़की ढूंढ लूंगा जो तुम्हें बराबर की टक्कर दे, तभी तुम सुधरोगे। अचानक ही अभिमान के जहन में आराध्या का चेहरा आ गया। फिर अचानक ही अभिमान अपने सेंस में वापस आया और बोला, अंडरस्को, प्लीज पापा, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। अब आप यहाँ से जाए, मैं शादी में आ जाऊंगा, वादा करता हूँ। शिवाय ने एक बार अभिमान को देखा और गहरी सांस लेकर खुद से कहा, अंडरस्को, चलो, मान तो गया। शिवाय फिर अभिमान के केबिन से चला गया। शिवाय केबिन से निकलकर सीधा राजवीर के केबिन में गया, जहां अनिरुद्ध और राजवीर दोनों ही काम कर रहे थे। शिवाय ने अनिरुद्ध को देखकर कहा, अंडरस्को, सब कुछ ठीक चल रहा बेटा? अनिरुद्ध बोला, अंडरस्को, हाँ अंकल, सब कुछ ठीक है। शिवाय ने कहा, अंडरस्को, अनिरुद्ध, सरगम और देव की शादी है। उम्मीद करता हूँ अभिमान की गलतियों को इग्नोर करके तुम अपनी बहन को लेकर रघुवंशी मैंशन आओगे। अनिरुद्ध कुछ बोला नहीं, जिसका साफ मतलब था कि वो रघुवंशी मैंशन नहीं आना चाहता। और तभी राजवीर ने अनिरुद्ध को समझाते हुए कहा, अंडरस्को, अनिरुद्ध, देखो, 10 आदमी प्यार से बात करते हैं और एक गुस्से में तुझसे 10 आदमी प्यार से बात करते हैं, उनकी बात माननी चाहिए, समझ रहा है ना तू? अनिरुद्ध ने हमें गर्दन हिला दी। थोड़ी देर तक तीनों ऐसे ही बात करते रहे और तभी राजवीर बोला, अंडरस्को, चलो यार, घर चलते हैं। चाची ने घर में कोई पूजा रखवाई है और कहा था कि सबको आना जरूरी है। शिवाय और राजवीर दोनों ही केबिन से निकल गए। अनिरुद्ध उन्हें जाते हुए देख रहा था और फिर गहरी सांस लेकर खुद से बोला, अंडरस्को, शिवाय अंकल, आपका एहसान है हम दोनों भाई बहन पर, वरना अभिमान को देखना भी हम दोनों भाई बहन को गवारा नहीं। शिवाय, राजवीर ऑफिस से बाहर ही आ रहे थे, तभी शिवाय का फोन वाइब्रेट हुआ। शिवाय बोला, अंडरस्को, सीनियर, तुम घर चलो, मैं एक इम्पॉर्टेंट कॉल रिसीव करके आता हूँ। राजवीर ने हमें गर्दन हिला दी और वो ऑफिस से बाहर आ गया। दूसरी तरफ युग भी ऑफिस से बाहर आ गया था। जैसे ही वो पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ा, तभी उसके सामने एक बुलेट आकर रुकी। युग की आंखें हैरानी से फैल गई, क्योंकि बुलेट पे कोई और नहीं राजवीर था। राजवीर को अपनी बुलेट पर देखकर युग हल्के गुस्से में बोला, अंडरस्को, पापा, आपने मेरी बुलेट पर कब्जा क्यों जमा लिया? राजवीर ने एक आईब्रो चढ़ाकर कहा, अंडरस्को, तुम्हारी बुलेट? मैंने सुबह समझाया था ना कि घर, बुलेट, यहाँ तक कि तुम भी मेरे ही हो, तो यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं है। जो कुछ है वो मेरा ही है। चलो बैठो, तुम्हें मेंशन लेकर चलता हूँ, वरना चटोरी बिल्ली मुझसे फिर लड़ेगी। युग बोला,
पापा मेरी बुलेट से उतारिए, मैं घर जा रहा हूँ, सरगम और देव की शादी में आ जाऊंगा। राजवीर ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, मैं बुलेट से नहीं उतारूंगा, इनफैक्ट तुम मेरे पीछे बैठोगे और तुम्हें मैं सिखाऊंगा कि बुलेट कैसे चलाते हैं। युग ने दोनों हाथ हवा में फैलाकर कहा, मुझे बुलेट चलानी आती है, प्लीज आप उतर जाइए। राजवीर बोला, तुम्हें डर लग रहा है कि कहीं मेरे बुलेट के पीछे बैठोगे और तुम्हारे दिल की धड़कनें बढ़ न जाए। युग थोड़ा इरिटेट होकर बोला, पापा आप 40-50 की स्पीड में चलाओगे, मैं नहीं बैठ रहा, अगर आप चाहते हो कि मैं मेंशन चलूं तो आप उतारिए, मैं बुलेट चलाऊंगा और आप पीछे बैठिए। राजवीर बोला, बेटा तुम जिस उम्र में हो ना, मैं उस उम्र में गुजर कर आ चुका हूँ, तो मुझे मत बताओ कि बुलेट कैसे चलाते हैं और कैसे नहीं, चुपचाप पीछे बैठो। इतना कहकर राजवीर ने अपना हेलमेट पहन लिया और दूसरा हेलमेट युग की तरफ बढ़ा दिया। अब युग के पास ऑप्शन नहीं था और ना ही वो बहुत ज्यादा सीन क्रिएट करना चाहता था, इसलिए उसने मुंह बनाकर हेलमेट पहन लिया और थोड़ी देर बाद अपने पापा के पीछे बैठ गया। राजवीर बुलेट चला रहा था और युग मुंह बनाकर पीछे बैठा था। राजवीर सच में 40 की स्पीड से बुलेट चला रहा था, जिससे युग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा था, बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। युग जैसे तैसे अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था और तभी 10 किलोमीटर चलने के बाद युग बोला, पापा अगर बुलेट चलाने का शौक पूरा हो गया हो तो प्लीज बुलेट रोक दो, मैं चलाता हूँ। राजवीर बोला, तुम्हें लगता है कि मुझे बुलेट चलानी नहीं आती या तुम्हें लगता है कि मुझे स्पीड से बुलेट चलानी नहीं आती? युग ने तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, पापा मुझे लगता है आपको कुछ भी नहीं आता, प्लीज पापा बुलेट साइड में रोक दीजिए, मैं चलाऊंगा, आप पीछे बैठिए, ये क्या बैलगाड़ी की तरह बुलेट चला रहे हैं? राजवीर बोला, युग मुझे पकड़ कर बैठो। युग ने तो गुस्से में अपने बाल नोचने शुरू कर दिए और तभी राजवीर ने बुलेट की स्पीड 120 कर दी और बुलेट हवा से बातें करने लगी। राजवीर के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, वही युग उसकी आंखें तो हैरानी से फैल गई, उसे सच में बुलेट पर डर लगने लगा। उसने धीरे से अपने पापा को पकड़ लिया और तभी राजवीर थोड़ा तेज आवाज में बोला, युग अच्छे से पकड़ कर बैठना, ऐसा ना हो कि हवा में उड़ जाओ। युग तो कुछ नहीं बोला। युग ने देखा सामने एक बड़ा सा ट्रक आ रहा है और राजवीर पूरी स्पीड से बुलेट चला रहा है। उस ट्रक को देखकर युग की दिल की धड़कन बढ़ गई। युग बोला, पापा स्पीड कम करो, पापा प्लीज स्पीड कम करो, पापा टक्कर हो जाएगी। लेकिन राजवीर को तो जैसे सुनाई देना ही बंद हो गया था। राजवीर ने पूरी स्पीड के साथ बुलेट को ट्रक के बिल्कुल बराबर में से निकाला और ये देखकर युग ने तो अपनी कसकर आंखें बंद कर ली। युग जब राजवीर को ऑफिस लेकर आया था तब वो बुलेट 80 की स्पीड से चला रहा था और राजवीर 120 की स्पीड से। जैसे ही ट्रक क्रॉस हुआ, युग अपने आप को तसल्ली देने लगा और तभी उनके सामने एक लग्जरी गाड़ी आती हुई नजर आई। युग बोला, पापा मैं समझ गया, आपको बाइक चलानी आती है, प्लीज पापा स्पीड कम कर लीजिए, पापा टक्कर लगी तो दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, फिर आपकी चटोरी बिल्ली दोनों को जान से मार देगी, प्लीज पापा बाइक रोक लीजिए, मैं अपनी गलती मानता हूँ, प्लीज पापा बाइक रोक लीजिए। लेकिन इस बार राजवीर को सुनना बंद हो गया था। राजवीर ने बड़ी ही स्पीड के साथ उस लग्जरी गाड़ी के जस्ट बराबर में से अपनी बाइक निकाली और युग ने एक बार फिर कसकर आंखें बंद कर ली और राजवीर को पीछे से गले लगा लिया। युग की दिल की धड़कनें डबल स्पीड से भाग रही थी। युग को समझ तो आ गया था कि बाप बाप ही होता है। और तभी राजवीर बोला, युग डर तो नहीं लग रहा? युग चूहे की आवाज निकालकर बोला, पापा सच में डर लग रहा है, प्लीज स्पीड कम कीजिए, मैं वादा करता हूँ आज के बाद कभी स्पीड से बाइक नहीं चलाऊंगा, 50-60 के बीच ही चलाऊंगा, प्लीज पापा बस कर दीजिए। राजवीर बोला, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, क्या कह रहे हो तुम? कौन सा वादा किया तुमने मेरे साथ? युग अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को कंट्रोल करता हुआ बोला, मैं वादा करता हूँ पापा आज के बाद बाइक स्पीड से नहीं चलाऊंगा, समझ गया कि बाइक स्पीड से चलाने से एक्सीडेंट भी हो सकता है,
प्लीज पापा स्पीड कम कर लीजिए, 120 बहुत ज्यादा है। राजवीर बोला, अंडरस्को अब तो स्पीड मेंशन जाकर ही कम होगी। करीब 20 मिनट बाद राजवीर ने बाइक मेंशन के गार्डन में जाकर रोकी। युग ने तो आंखें बंद की हुई थी और अपने पापा को कसकर पकड़ हुआ था। जैसे ही बाइक बंद हुई, युग ने अपनी आंखें खोलकर देखा। राजवीर बोला, अंडरस्को अब उतरोगे कि नहीं? युग शर्मिंदा होता हुआ उतर गया। राजवीर ने भी बुलेट स्टैंड लगाया और वो भी उतर गया। राजवीर ने अपना हेलमेट उतारा और उसे बुलेट के हैंडल पर टांगता हुआ बोला, अंडरस्को तुम न्यू जनरेशन को लगता है कि हम लोग पागल हैं, हमें कुछ नहीं आता। तुम्हें क्या लगता है कि बुलेट स्पीड से चलानी बस तुम्हें आती है? मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ, इसीलिए तुम्हें बुलेट धीरे में चलाने के लिए कह रहा था। लेकिन तुम्हें लगा कि तुम्हारा बाप तो स्पीड से डरता है। अपनी माँ से जाकर पूछना, जब तुम्हारी माँ मुझे पहली बार मिली थी तब मैं रूही को गुंडों से बाइक पर ही बचाकर लेकर आया था, समझे? युग अपना सिर झुकाए खड़ा था। उसे समझ आ गया था कि उसे बाइक स्पीड से नहीं चलानी चाहिए। युग कुछ नहीं बोला। राजवीर ने फिर कहा, अंडरस्को मेंशन लेकर आ गया हूँ। तुम्हें चटोरी बिल्ली से वादा किया था वह मैंने पूरा किया। उम्मीद करता हूँ कि तुम अब मेंशन से नहीं जाओगे, और अगर जाओगे तो अपनी माँ की परमिशन लेकर जाओगे। खुशी खुशी जाओगे, रूही का दिल दुखाकर कहीं नहीं जाओगे। थप्पड़ मैंने तुम्हें मारा था और तुमने दिल अपनी माँ का दुखा दिया, और मेरी चटोरी बिल्ली का कोई दिल दुखाए मुझे पसंद नहीं। जानता हूँ तुम्हें ये बात अभी समझ नहीं आएगी। जब तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़की आ जाएगी जिसके लिए तुम कुछ भी करोगे तब तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी। जब तुम्हारा खुद का बच्चा होगा और वह ऐसे काम करेगा जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं होंगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि मैं तुम्हारी इतनी फिक्र क्यों करता हूँ। तुम आजकल के बच्चे तो हम माँ बाप को पागल समझते हो। इतनी आज़ादी देने के बाद भी, इतना एजुकेशन देने के बाद भी, इतना सेल्फ डिपेंड बनाने के बाद भी तुम लोग हमें कुछ नहीं समझते। राजवीर से आगे कुछ कहता उससे पहले ही रूही मेंशन से बाहर आती हुई हैरानी से बोली, अंडरस्को युग तू वापस आ गया। युग ने अपनी माँ की बात सुनी तो आंख उठाकर देखा और हाँ में गर्दन हिला दी। राजवीर ने एक बार फिर युग को देखकर कहा, अंडरस्को ध्यान रहे मेरी चटोरी बिल्ली रोनी नहीं चाहिए, समझा? इतना कहकर राजवीर वहां से चला गया। राजवीर के जाते ही रूही ने युग को गले लगाते हुए कहा, अंडरस्को क्या हुआ? पापा ने फिर से डांट दिया। युग ने रूही को देखकर कहा, अंडरस्को आपका भी पति बहुत खतरनाक है। आज तो उन्होंने मुझे लगभग डर से मार ही दिया था। आपको पता है कितनी स्पीड से बाइक चलाते हैं, आप कुछ कहते क्यों नहीं? ये सुनते ही रूही जोरों से हंसने लगी। रूही हंसते हुए बोली, अंडरस्को अच्छा जैसे मैं उन्हें कहूंगी तो वह मान जाएंगे। तू मानता है मेरी? तू भी तो स्पीड से बाइक चलाता है। अच्छा छोड़, चल तुझे खाना खिलाती हूँ। मैं तो यही सोचकर खुश हूँ कि तू वापस आ गया, अब मत जाना, समझा? युग ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को अब वापस नहीं जाऊंगा। आपके पति ने मुझे धमकी दी है कि मेरी वजह से उनकी चटोरी बिल्ली की आंखों में आंसू नहीं आनी चाहिए। 388 अभिमान आराध्या की बहस। देव और सरगम की सगाई का दिन। आज देव सरगम की सगाई थी और 2 दिन बाद शादी। पूरा रघुवंशी मैंशन फूलों से सजा हुआ था। देखकर ही लग रहा था कि रघुवंशी मैंशन में किसी की शादी है, तभी वो इतना सुंदर सजा हुआ है। रघुवंशी मैंशन में आज सब बहुत खुश थे। आर्या अपने कमरे में थी। उसका तैयार होने का बिल्कुल मन नहीं था। वो सुबह से अभिमान का इंतजार कर रही थी, लेकिन अभिमान अभी तक नहीं आया था। तभी शिवाय कमरे में आता हुआ बोला, अंडरस्को क्या बात है, तैयार नहीं हुई? आर्या हल्का मुंह बनाकर बोली, अंडरस्को मैंने कहा था ना कि अभिमान नहीं आएगा तो मैं भी पार्टी में शामिल नहीं होऊंगी। शिवाय ने कहा, अंडरस्को यकीन मानो, अगर मैंने तुमसे कोई वादा किया है तो मैं मरते दम तक उस वादे को निभाऊंगा। मैंने कहा ना अभिमान आ जाएगा, तुम तैयार हो जाओ। आर्या कुछ बोलती उससे पहले ही शिवाय ने उसे हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा, अंडरस्को आर्या तुम मुझे आज से नहीं जानती, पिछले 25 सालों से जानती हो, फिर भी मेरी बातों पर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा। आर्या बोली, अंडरस्को हो जाती हूँ तैयार, लेकिन याद रखना अगर अभिमान पार्टी में नहीं आया तो मेरा बेलन होगा और आपका सिर।
इतना कहकर आर्या क्लोजेट की ओर चली गई। शिवाय खुद में ही बड़बड़ाया, अंडरस्को किसी दिन ये सच में मेरा सिर फोड़ देगी। अभिमान से लड़ना भी है, उसे समझाना भी है, उसे थप्पड़ भी मारना है और उसे अपनी खुशियों में शामिल भी करना है। यार ये औरतें मेरी समझ से परे हैं। दूसरी तरफ आराध्या स्कूटी चला रही थी। आराध्या ने एक भारी भरकम लहंगा पहना हुआ था और वो उस लहंगे में ही स्कूटी चला रही थी और पीछे अनिरुद्ध थरी पीस में बैठा हुआ था। इसमें दो राय नहीं थी कि दोनों भाई बहन आज बहुत अच्छे लग रहे थे। थीम के अकॉर्डिंग दोनों भाई बहन ने व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे। आराध्या स्कूटी चला रही थी और तभी अनिरुद्ध पीछे से बोला, अंडरस्को मैंने कहा था ना, मैं स्कूटी चला लेता हूँ, तुमसे स्कूटी चल नहीं रही होगी। भला इतनी भारी ड्रेस पहनकर स्कूटी कौन चलता है। आराध्या भी थोड़ा अकड़ कर बोली, अंडरस्को भाई मैं चलाती हूँ और देखो चला भी रही हूँ। अनिरुद्ध बोला, अंडरस्को इतनी तनख्वाह है मेरी कि हम दोनों कैब में आ जाएं। आराध्या बोली, अंडरस्को लेकिन हम बेकार में पैसे क्यों खर्च करें जब हमारे पास हमारी खुद की गाड़ी है। अनिरुद्ध ने नामे गर्दन हिलाते हुए खुद से कहा, अंडरस्को ये नहीं मानने वाली। दोनों भाई बहन स्कूटी से ही जा रहे थे और तभी आराध्या ने स्कूटी रोक दी। अनिरुद्ध बोला, अंडरस्को क्या हुआ, अब स्कूटी नहीं चलानी। अच्छा उतर मैं चलाता हूँ। आराध्या ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को स्कूटी तो मैं ही चलाऊंगी, लेकिन देखो जरा वो वहाँ सड़क के दूसरी तरफ बड़े पापा है ना। अनिरुद्ध ने उस तरफ देखा जिस तरफ आराध्या इशारा कर रही थी। अनिरुद्ध बोला, अंडरस्को हाँ लग तो बड़े पापा ही रहे हैं। आराध्या बोली, अंडरस्को शायद उनकी गाड़ी खराब हो गई, लेकिन आज वो मेंशन से बाहर क्यों आए, आज तो उनके घर में फंक्शन है ना। अनिरुद्ध बोला, अंडरस्को स्कूटी घुमा देखते हैं क्या हुआ है बड़े पापा की गाड़ी को। आराध्या ने यूटर्न लेकर स्कूटी हर्षवर्धन की गाड़ी के पास ले आए। हर्षवर्धन गाड़ी का बोनेट खोलकर इंजन चेक कर रहा था। अनिरुद्ध स्कूटी से उतरकर बोला, अंडरस्को क्या हुआ बड़े पापा, गाड़ी खराब हो गई। अनिरुद्ध की आवाज सुनकर हर्षवर्धन ने गर्दन उठाकर देखा तो वहां अनिरुद्ध और आराध्या दोनों थे। हर्षवर्धन बोला, अंडरस्को हाँ अनिरुद्ध तुम्हारी बड़ी माँ ने पूजा का कुछ सामान मंगवाया था और स्पेशली कहा था कि मैं ही जाऊं। मैं वो पूजा का सामान लेने बाहर आया और मेरी गाड़ी खराब हो गई। अनिरुद्ध ने अपना कोट उतारा और आराध्या को पकड़ाते हुए कहा, अंडरस्को आराध्या जरा इसे पकड़ो, मैं देखता हूँ बड़े पापा की गाड़ी में क्या हो गया। इतना कहकर अनिरुद्ध ने अपनी बाजू फोल्ड की और गाड़ी का इंजन देखने लगा। आराध्या भी जब तक वहीं खड़ी रही। अनिरुद्ध ने फिर आराध्या से कहा, अंडरस्को आराध्या देर हो रही है, तुम कोट गाड़ी में रख दो और मेंशन चली जाओ, मैं बड़े पापा के साथ आ जाऊंगा। हर्षवर्धन ने भी आराध्या के हाथ से अनिरुद्ध का कोट लेते हुए कहा, अंडरस्को हाँ आराध्या तुम मेंशन चली जाओ, जब गाड़ी ठीक हो जाएगी तो हम दोनों आ जाएंगे। आराध्या ने हमें गर्दन हिलाए और यू टर्न लेकर दूसरी तरफ चली गई। आराध्या मेंशन में पहुंची तो मेंशन का गेट पहले से ही खुला हुआ था। आराध्या ने स्कूटी रोकी तो एक वॉचमैन ने कहा, अंडरस्को बड़ी माँ आपका बहुत देर से इंतजार कर रही है। आराध्या अपनी स्कूटी अंदर ही ले गई। आराध्या ने देखा तो मेंशन के एक तरफ गाड़ियां पार्क थी। आराध्या अपनी स्कूटी वहीं पार्क करने के लिए ले जाने लगी और तभी उसके सामने एक लड़का खड़ा था। उस लड़के ने भी व्हाइट कलर का कोट पैंट पहना हुआ था। उसके हाथ में एक महंगी घड़ी थी और आराध्या उस लड़के की कमर देख रही थी। आराध्या ने अपनी स्कूटी की स्पीड कम की, लेकिन उसकी स्कूटी की स्पीड कम नहीं हुई। अब तो आराध्या की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने अपनी स्कूटी में ब्रेक लगाने चाहे तो उसकी स्कूटी में ब्रेक भी नहीं लगे। आराध्या चिल्लाकर बोली, अंडरस्को अरे सामने से हटो, ओ लड़के तुम जो भी हो सामने से हट जाओ वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। अरे मेरी स्कूटी के ब्रेक फेल हो गए, सामने से हटो। अरे लड़के सुन भी रहे हो, सामने से हट जाओ। लेकिन वो लड़का फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसने आराध्या की आवाज को इग्नोर कर दिया और पूरे ध्यान से फोन पर ही बात करता रहा। आराध्या बार बार चिल्लाकर उसे सामने से हटने के लिए कह रही थी, लेकिन आराध्या की आवाज तो जैसे उस लड़के के कानों में जा ही नहीं रही थी।
आराध्या के चिल्लाने से आखिर वो लड़का डिस्टर्ब हो ही गया। उसने हल्का सा पलट कर देखा, लेकिन तब तक स्कूटी उस लड़के के पास आ गई थी। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि अभिमान था। अभिमान ने अचानक से आराध्या को स्कूटी पर देखा और वो भी स्कूटी सीधा उसे ही मारने के लिए तैयार थी, तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। अभिमान कुछ समझ पाता उससे पहले ही आराध्या की स्कूटी का टायर अभिमान के पैर में जाकर लगा, जो पैर खंभे से टकराया था। अचानक से स्कूटी की टक्कर लगने की वजह से अभिमान भी गिर पड़ा और आराध्या भी स्कूटी के साथ गिर पड़ी, और जैसे ही आराध्या गिरी वैसे ही उसकी चीख निकल गई, क्योंकि उसका पैर स्कूटी के नीचे दब गया था। अभिमान ने आराध्या को देखा तो जल्दी से उठ गया। उसने सबसे पहले आराध्या की स्कूटी उठाई और उसे स्टैंड पर लगाया, और फिर एक हाथ बाकर आराध्या की बाजू पकड़ी और उसे गुस्से में उठाते हुए कहा, अंडरस्को, मुझे स्कूटी से मारने का इरादा है। आराध्या के पैर में ज्यादा लग गई थी, इसलिए उसकी आंखों में पानी आ गया, लेकिन आराध्या भी गुस्से में बोली, अंडरस्को, तुम्हें लगता है कि तुम स्कूटी से मरोगे? तुम्हारे लिए तो 1000-2000 फाइटर प्लेन बुलाने पड़ेंगे, तब जाकर तुम्हारे प्राण निकलेंगे। अभिमान ने एक हाथ से आराध्या की बाजू पकड़ी हुई थी और दूसरे हाथ से चांटा दिखाकर आराध्या से बोला, अंडरस्को, ज्यादा बकवास करोगी ना तो खींच कर गाल पर लगाऊंगा। आराध्या भी नम आंखों से लेकिन गुस्से में बोली, अंडरस्को, हाथ लगाकर तो दिखाओ। सच कहती हूँ, तुम्हारा हाथ तोड़कर हाथ में न दे दिया तो मेरा नाम भी आराध्या नहीं। अभिमान ने आराध्या पर अपनी पकड़ और ज्यादा मजबूत करते हुए गुस्से में कहा, अंडरस्को, तुम मेरा हाथ तोड़ोगी? तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हो? आराध्या नम आंखों से बोली, अंडरस्को, अगर तुमने मुझे थप्पड़ मारा तो सच कहती हूँ, मैं भी तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। उसे नहीं पता था, लेकिन उसके पैर में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए जो मुंह में आ रहा था बोल रही थी। अभिमान गुस्से में आराध्या को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। अचानक ही उसका ध्यान जमीन पर गया, जहां खून की 2-4 बूंदें टपक गई थी। अभिमान को समझते देर नहीं लगी कि आराध्या के पैर में चोट लग गई। आराध्या बोली, अंडरस्को, अब क्या मुझे जिंदगी भर ऐसे ही पकड़कर खड़े रहोगे? छोड़ो मुझे। अभिमान अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोला, अंडरस्को, कभी कभी सच में मन करता है कि तुम्हारे गाल पर एक चांटा मार दूं। इतना कहकर अभिमान ने आराध्या को हल्का सा खींचकर गाड़ी के पास लाया और फिर उस गाड़ी का गेट खोलकर आराध्या को उस गाड़ी में बैठाता हुआ बोला, अंडरस्को, मेरा हाथ तोड़ेगी? शक्ल देखी है अपनी? हाथ तोड़ने के लिए अभिमान रघुवंशी की टक्कर का होना चाहिए, और तुम तो मेरे बराबर में खड़े होने की लायक भी नहीं हो। आराध्या भी गुस्से में कुछ बोलती उससे पहले ही अभिमान ने उसके मुंह पर हाथ रख कर कहा, अंडरस्को, बहुत बोलती हो, बहुत बोलती हो। तुम्हारा भाई क्या तुम्हें सुबह शाम लेक्चर देने की ट्रेनिंग देता है क्या? चुपचाप शांति से बैठी रहो। अभिमान ने अपनी गाड़ी में से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और पंजों के बल आराध्या के पैरों के पास बैठ गया। अभिमान ने फिर आराध्या का एक हाथ पकड़कर गाड़ी के गेट पर लगाकर कहा, अंडरस्को, गेट को पकड़कर रखो, बंद नहीं होना चाहिए। आराध्या को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अभिमान क्या कर रहा है, और तभी अभिमान ने आराध्या का लहंगा ऊपर किया और उसके पैर वाली चोट को अपने घुटनों पर रखा। ये देखकर तो आराध्या की आंखें हैरानी से फैल गई। वो अभिमान जिसके अंदर अभिमान कूट कूट कर भरा हुआ है, उसने आराध्या के पैर को अपने घुटनों पर रख लिया। अभिमान ने आराध्या के पैर को देखा तो उसमें थोड़ा सा स्क्रैच आया हुआ था, जिस वजह से उसमें खून निकल रहा था। अभिमान ने कॉटन ली और उसे धीरे धीरे साफ करने लगा। आराध्या को दर्द हो रहा था तो उसने कसकर आंखें बंद कर ली। अभिमान ने जैसे ही उस पर दवाई लगाई, आराध्या ने अपना दूसरा हाथ अभिमान के कंधे पर रख दिया और उसकी पकड़ अभिमान के कंधे पर मजबूत हो गई। आराध्या ने अपनी आंखें नहीं खोली, क्योंकि इस वक्त उसे बहुत दर्द हो रहा था और अभिमान उसके दर्द की परवाह किए बिना उस दर्द का इलाज कर रहा था। दोनों की लड़ाई जैसी भी थी, लेकिन आराध्या के लिए अभिमान के दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर था और उस सॉफ्ट कॉर्नर को अभिमान एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। अभिमान आराध्या के पैर की पट्टी करता हुआ बोला, अंडरस्को, ये खटारा स्कूटी लेकर ही क्यों चलती हो, जिसमें ब्रेक भी नहीं होते?
आराध्या भी हल्के गुस्से में बोली, अभिमान तुमने ही मेरी स्कूटी तोड़ी है। उस दिन तुम मेरी स्कूटी में लात मार कर गए थे और मेरी स्कूटी का ब्रेक खराब हो गया। भाई गुस्सा करेंगे इसलिए मैंने भाई को भी नहीं बताया, लेकिन ब्रेक तो काम कर रहे थे और तुम्हें देखते ही मेरी स्कूटी ने भी ब्रेक मारना बंद कर दिया। तुम हो ही पनौती, उस दिन मिले थे उस दिन भी मुसीबत आ गई, आज मिले हो आज भी मुसीबत आ गई। अभिमान तो हैरानी से आराध्या की बकबक सुन रहा था। थोड़ी देर में अभिमान ने आराध्या के पैर की पट्टी कर दी और उसका पैर जमीन पर रखकर उसकी बाजू पकड़कर खड़ा करते हुए बोला, अब जरा चलकर दिखाओ। आराध्या ने थोड़ा सा चलकर देखा तो वो चल पा रही थी। आराध्या बोली, हाँ चल रही हूँ, मतलब ज्यादा दर्द नहीं है। अभिमान बोला, तो मुझे थैंक यू बोलो और निकलो यहाँ से। आराध्या बोली, किस बात का थैंक यू? अभिमान ने हैरानी से कहा, अभी तुम्हारे पैर की बैंडेज की ना, अगर मैं टाइम से दवाई नहीं लगाता तो तुम्हारा खून रुकना बंद नहीं होता। आराध्या बोली, और ये चोट लगी किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से। तुमने मेरी स्कूटी तोड़ी, बल्कि तुम्हें मुझे सॉरी बोलना चाहिए कि तुम्हारी वजह से मेरी स्कूटी टूट गई और मेरी स्कूटी का ब्रेक फेल हो गया। अभिमान बोला, अपनी स्कूटी बेच दो, 2 पैसे भी मिल जाएंगे और अब तो तुम्हारा भाई हमारी कंपनी में काम करने लगा, हम अपने एम्प्लॉय को पैसे अच्छे खासे दे देते हैं, तो अपने भाई से कहो दूसरी स्कूटी खरीद देगा। आराध्या बोली, देखो अभिमान माना कि हम तुम्हारे जितने अमीर नहीं है, लेकिन वो स्कूटी मुझे मेरे भाई ने गिफ्ट की थी और मैं अपने भाई के गिफ्ट को हमेशा अपने पास रखूंगी, और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि भाई बेकार में पैसे फिजूल खर्च करता फिरे। कल को उसकी भी फैमिली होगी, उसके भी बच्चे होंगे, उसे अपने लिए सेविंग करनी चाहिए। अभिमान ने गुस्से में कहा, तुम और तुम्हारी छोटी सोच कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। दोनों आराम से बहस कर रहे थे, इस बात से बेपरवाह होकर कि शिवाय और आर्या उन दोनों को कब से बालकनी से खड़े होकर देख रहे थे। आर्या के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और शिवाय के चेहरे पर हल्की सी टेंशन। आर्या बोली, एक बात बोलूं, मुझे नाज है कि मैंने अभिमान के लिए आराध्या को पसंद किया था, देखो दोनों लड़ते हुए भी कितने अच्छे लगते हैं। शिवाय ने हल्का सा हंसकर कहा, डिसीजन बदल लो बीवी, अभिमान जिंदगी भर पोते का मुंह नहीं दिखाएगा। आर्या बोली, हाँ जानती हूँ, इसलिए तो कभी आराध्या और अभिमान के रिश्ते के बारे में बात नहीं करती, लेकिन दिल से चाहती हूँ दोनों की शादी हो जाए, भला आराध्या से ज्यादा अच्छी लड़की हमें कहाँ मिलेगी। 389 टिपिकल इंडियन मॉम। आर्या की बात सुनकर शिवाय बोला, हाँ जानता हूँ, आराध्या से अच्छी लड़की इसे नहीं मिलेगी, लेकिन तुम भी जानती हो कि ये आराध्या से इसीलिए चिढ़ा हुआ है क्योंकि तुमने इसके सामने आराध्या से शादी करने का कह दिया था, याद है ना उस दिन कितना बवाल मचा था। फ्लैशबैक, आज से 6 महीने पहले आर्या और शिवाय दोनों ही किसी पार्टी में जा रहे थे। थोड़ी देर बाद दोनों ने ही गाड़ी एक 5 स्टार होटल की पार्किंग में रोकी। दोनों ही गाड़ी से निकलकर बाहर आए। आर्या अपनी साड़ी ठीक कर रही थी और तभी उसे किसी लड़की की हंसने की आवाज सुनाई दी। आर्या ने नजर घुमाकर देखा तो एक लड़की एक लग्जरी गाड़ी के पास खड़ी हुई थी। उसने एक 1 पीस पहना हुआ था जो उसके जिस्म को ढक कम रहा था और दिखा ज्यादा रहा था। तभी शिवाय गाड़ी लॉक करके आर्या के पास घूम कर आया तो आर्या बोली, शिवाय ये लड़की मिस्टर आहूजा की बेटी है ना, जिसने पिछले साल कृष से अपनी बेटी की शादी करने की इच्छा जताई थी। शिवाय ने उस लड़की को देखकर कहा, हाँ शायद वही है, पर अब तुम क्यों पूछ रही हो? आर्या एक टिपिकल इंडियन मॉम की तरह मुंह बनाते हुए बोली, देखो जरा कैसे कपड़े पहने हुए हैं, इससे तो नहीं पहनती, कुछ ढक भी रहा है, और ये लड़का जो उसके साथ खड़ा है इसे कैसे गंदी नज़र से देख रहा है। शिवाय ने हंसते हुए कहा, छुई मुई कैसी बातें करने लगी हो। आर्या का मुंह लड़की को देखकर बन गया। वो फिर से मुंह बनाते हुए बोली, अच्छा हुआ कि चाची ने इसका रिश्ता हमारे कृष के लिए एक्सेप्ट नहीं किया, वरना देखो तो ये तो पूरे रघुवंशी मेंशन में कटे फटे कपड़े पहनकर घूमती। तुम तो जानते ही हो हमारे चाचू को कैसे हैं,
वो तो बेचारे मेंशन में आना ही छोड़ देते। शिवाय तो आर्या को देखकर बस हंस रहा था। उसे तो यकीन नहीं आ रहा था कि आर्या सच में ऐसी बातें करने लगी है जैसे एक इंडियन मॉम करती है। शिवाय बोला, अंडस्को, अब छोड़ो ना, हमने कृष की शादी उससे की तो नहीं। और तभी उस लड़की के सामने जो लड़का खड़ा था उसने उस लड़की को किस कर लिया और ये देखकर आर्या की आंखें हैरानी से फैल गई। आर्या ने शिवाय के कंधे पर हाथ मारकर इशारा करते हुए कहा, अंडस्को, देखो क्या कर रहे हैं, हे भगवान, हो क्या गया है। आजकल के बच्चों को कहीं भी शुरू हो जाते हैं। शिवाय को और ज्यादा हंसी आ गई। शिवाय आर्या का हाथ पकड़कर वहां से ले जाता हुआ बोला, अंडस्को, चलो यहाँ से आर्या। शिवाय के साथ खींचती हुई आर्या चली गई, लेकिन तभी वो बोली, अंडस्को, शिवाय, आज जो मैंने ये आहूजा की बेटी को देखा है ना, इसके चलते तो मुझे लगता है कि हमें अपने अभिमान की शादी आराध्या से कर देनी चाहिए। आराध्या कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी, बड़ों की इज्जत भी करती है। शिवाय कुछ बोला नहीं, बस आर्या को खींचता हुआ पार्टी हॉल के अंदर लेकर आया। आर्या एक जगह खड़ी हुई, उसने शिवाय की बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाकर कहा, अंडस्को, शिवाय, आप सुन भी रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। मुझे आराध्या अभिमान के लिए पसंद है। मैं अपने बेटे की शादी ऐसी लड़की से नहीं करना चाहती जो हर जगह मुंह मारती फिरती हो। और आराध्या को मैंने बचपन से गोद में भी तो खिलाया है, और मैंने और आपने उन दोनों भाई बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो ली है। बस डिसाइड हो गया, हम आराध्या को रघुवंशी खानदान की बहू बनाएंगे। शिवाय ने आर्या चुप रहने का इशारा किया, क्योंकि आर्या के बिल्कुल पीछे अभिमान खड़ा था और शिवाय अच्छे से जानता था कि अभिमान आराध्या के लिए कभी हाँ नहीं कहेगा, क्योंकि अभिमान को अपने रघुवंशी होने पर बहुत घमंड था और आराध्या उसके तो माँ बाप का भी नहीं पता था। आर्या हल्के गुस्से में बोली, अंडस्को, ये चुप रहने को क्यों कह रहे हो, मेरी बात कान खोल कर सुन लो, मैं सच कहती हूँ, अभिमान की शादी आराध्या से करेंगे। शिवाय कुछ बोलता उससे पहले ही अभिमान ने आर्या की बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और दांत पीसते हुए मगर धीरे से कहा, अंडस्को, माँ, क्या कहा आपने, मेरी शादी किससे करोगी। आर्या को अब समझ आया कि शिवाय चुप रहने का इशारा क्यों कर रहा था। आर्या ने हैरानी से पलटकर शिवाय को देखा तो शिवाय वहां से जा चुका था। आर्या ने देखा तो शिवाय हर्षवर्धन के पास जाकर बातें कर रहा था। आर्या ने शिवाय को देखा और शिवाय ने तो एक कान पड़कर धीरे से सॉरी बोल दिया। आर्या समझ गई थी कि शिवाय यहाँ इसलिए नहीं रुकना चाहता क्योंकि वो माँ बेटे के बीच में फंस जाएगा। आर्या ने एक गहरी सांस ली और तभी अभिमान फिर बोला, अंडस्को, क्या कहा माँ आपने, आप मेरी शादी किससे करोगी। आराध्या से। एक बात कान खोलकर सुन लो माँ, सारी जिंदगी कुंवारा रहना पसंद करूंगा, लेकिन उस छोटी गिलहरी से शादी नहीं करूंगा। अरे उसकी तो हाइट भी कितनी कम है, मैं नहीं करने वाला उससे शादी, और आज के बाद मुझे उसका नाम रघुवंशी मेंशन में नहीं सुनना। मेरा कोई स्टेटस है, स्टैंडर्ड है। आप चाहती हैं कि मैं ऐसी सड़क छाप लड़की से शादी कर लूं। ये सुनते ही आर्या को अब अभिमान पर गुस्सा आने लगा। अभिमान ने फिर से आर्या को हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा, अंडस्को, बस माँ, मैंने कह दिया ना कि मैं उस आराध्या से शादी नहीं करूंगा। और रही बात मेरी लड़की देखने की, तो आप फिक्र मत करो, मैं अपने लिए खुद लड़की देख लूंगा। इतना कहकर अभिमान वहां से चला गया। फ्लैशबैक एंड। आर्या बोली, अंडस्को, सच कहती हूँ, शिवाय उस दिन आहूजा की बेटी को देखा तो ऐसा लगा जैसे आराध्या लाखों में एक है। अरे हमें कम से कम अपने अभिमान के लिए ऐसी लड़की तो चाहिए जो चरित्रवान हो, ना कि ऐसी लड़की जो हर दूसरे लड़के के साथ पार्किंग में उल्टी सीधी हरकत करती हो। शिवाय ने आर्या की दोनों बाजू पकड़ी और उसे बाहर की तरफ ले जाते हुए कहा, अंडस्को, तुम्हारे सोचने से और मेरे सोचने से कुछ नहीं होगा। अभिमान उस लड़की से शादी नहीं करेगा तो तुम बेकार में अपना दिमाग खराब कर रही हो। वो सब छोड़ो, चलो देव की सगाई है, अपना मूड ठीक करो, होगा तो वही जो भगवान चाहेगा, मेरे तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होता। इतना कहकर शिवाय आर्या को बाहर ले आया। वहीं दूसरी तरफ गार्डन में अभिमान आराध्या अभी भी बहस कर रहे थे और तभी अभिमान की नज़र रघुवंशी मेंशन के मैनन गेट पर गई, जहां से हर्षवर्धन की गाड़ी अंदर आ रही थी। अभिमान जानता था कि अगर वो अब भी आराध्या से बहस करता रहा
तो हर्षवर्धन से भी डांट खाएगा, इसलिए अभिमान ने आराध्या को इग्नोर करते हुए कहा, अंडरस्को अब जाओ अंदर या पूरा दिन यही खड़े होकर बहस करने का इरादा है। इतना कहकर अभिमान हर्षवर्धन की गाड़ी की तरफ चला गया। तभी गाड़ी रुक गई और उसमें से अनिरुद्ध हर्षवर्धन दोनों ही बाहर आए। अनिरुद्ध को देखकर अभिमान को गुस्सा आ गया। तभी हर्षवर्धन बोला, अंडरस्को अभिमान किसी नौकर से कहकर अनिरुद्ध के लिए कपड़े मंगवा दो, रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, अनिरुद्ध ने ठीक कर दी, इसलिए इसके कपड़े खराब हो गए। अभिमान अनिरुद्ध को देख रहा था और अनिरुद्ध भी गुस्से में अभिमान को ही देख रहा था। अभिमान बड़े एटीट्यूड में अपनी जेब में हाथ डालकर बोला, अंडरस्को तो कपड़े बदलवाने की जरूरत क्या है बड़े पापा, अनिरुद्ध ने तो वही काम किया है जो इसे अच्छे से करना आता है, मैकेनिक का काम। अभिमान की बात सुनकर हर्षवर्धन गुस्से में अभिमान को देखने लगा, लेकिन अभिमान को उसके देखने का कोई असर नहीं हुआ। तभी अनिरुद्ध भी एटीट्यूड के साथ ही बोला, अंडरस्को तुम्हें पता है अभिमान शिवाय अंकल ने मुझे समझाया था कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन लगता है शिवाय अंकल की बात तुम नहीं सुनते और मैं सुनता हूँ, इसलिए मैंने बड़े पापा की गाड़ी ठीक कर दी। और रही बातें कपड़े बदलने की, तो कपड़े बदलने से फितरत नहीं बदलती। अभिमान कुछ बोलता उससे पहले ही हर्षवर्धन ने अभिमान को हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा, अंडरस्को अभिमान बस बहुत हुआ, जरूरी नहीं है कि अनिरुद्ध हमारे घर आएगा तो तुम हर बार इसकी बेइज्जती करोगे। अभिमान अपना गुस्सा दबाकर ही रह गया। वहीं हर्षवर्धन अनिरुद्ध की बाजू पकड़कर अपने साथ खींचता हुआ ले गया। अभिमान गुस्से में हर्षवर्धन और अनिरुद्ध को जाते हुए देख रहा था। गुस्से में अभिमान की आंखें लाल थी। अभिमान मन ही मन खुद से बोला, अंडरस्को धीरे धीरे इसने सब कुछ हथिया लिया, मेरे पापा मेरी माँ मेरे बड़े पापा सब कुछ, और माँ चाहती है कि मैं इसकी बहन से शादी कर लूं। बिल्कुल नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा, घटिया लोगों को तो इस रघुवंशी मेंशन से दूर भेज दूंगा। तभी अभिमान ने अपनी कमर पर किसी का हाथ महसूस किया। वो हाथ बहुत कोमल सा था। अभिमान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने उसके हाथ को पीछे से पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, अंडरस्को नानी बहुत जल्दी नहीं आ गई आप। वो कोई और नहीं वंशिका थी। वंशिका ने अपने दोनों हाथों से अभिमान के चेहरे को भरकर कहा, अंडरस्को कैसा है मेरा बेटा। अभिमान ने वंशिका को गले लगाकर कहा, अंडरस्को अच्छा हूँ नानी, लेकिन इतनी देर से क्यों आई, माँ तो कह रही थी आप कल रात ही आ जाती। वंशिका ने गेट की तरफ इशारा करते हुए कहा, अंडरस्को वो देखो तुम्हारे नानू अभी तक अंदर नहीं आए, तो सोचो जो अभी तक अंदर नहीं आया वो कल रात कैसे आ जाता। बहुत बिजी है तुम्हारे नानू, ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे नानू के ऊपर ही है। और तभी वहाँ शौर्य, वरदान और सांझ भी आ गए। अभिमान ने तीनों को देखा और फिर झुककर तीनों के पैर छू लिए। अभिमान ने फिर सांझ को देखकर कहा, अंडरस्को मामी मेरे भाई कहाँ है। सांझ बोली, अंडरस्को हाँ जैसे तुम्हें नहीं पता तुम्हारे भाई कहाँ है, दोनों को घूमने से फुर्सत नहीं है, अब भी खुद को बहुत छोटा समझते हैं, लगता है कभी बड़े नहीं होंगे। अभिमान बोला, अंडरस्को हाँ तो मामी घूमने दो ना, क्यों बेकार में उन्हें बड़ा करने पर लगी हुई हो। ऐसे ही अभिमान बातें करते हुए चारों को इज्जत के साथ अंदर ले आया। वहीं दूसरी तरफ सरगम और मीरा कमरे में बैठे हुए थे। दोनों को ही घबराहट हो रही थी, खासकर सरगम को। सरगम को समझ नहीं आ रहा था वो ये शादी कर क्यों रही है, जबकि देव तो उसे बस अपने पास रखना चाहता है ताकि कोई उनके रिश्ते पर कीचड़ न उछाले। और तभी कमरे का गेट खुला। दोनों बहनों ने गेट की तरफ देखा तो वहां कृष दो लड़कियों के साथ खड़ा हुआ था। वो दो लड़कियां मेकअप आर्टिस्ट थी और उन दोनों के हाथ में दो बैग भी थे, जिसमें शायद मीरा और सरगम की ड्रेस थी। कृष को देखकर सरगम की आंखें फिर से भर आई। एक कृषि ही था जिसके सामने सरगम थोड़ा खुलकर बात कर लेती थी। कृष ने उन दोनों लड़कियों को देखकर कहा, अंडरस्को तुम दोनों यहीं रुको, जब बुलाऊं तब अंदर आना। इतना कहकर कृष अंदर आ गया। उसने गेट बंद कर दिया। कृष सरगम के पास जाकर सोफे पर बैठ गया और फिर मीरा से बोला, अंडरस्को छुटकी पानी की बोतल पकड़ाना। मीरा नाइट स्टैंड पर रखी पानी की बोतल लेकर आए और उसने कृष की तरफ बढ़ा दी।
कृष पानी की बोतल ली और उसका ढक्कन खोलकर सरगम की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अंडस्को, इसे पियो और रिलैक्स हो जाओ। सरगम की आंखों में पानी था, फिर भी उसने पानी की बोतल ली, उसमें से 2 घूंट पिया और वापस से कृष को पकड़ा दी। कृष ने भी वो बोतल मीरा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अंडस्को, ऐ छुटकी, वापस से रख कर आओ। मीरा भी कृष के कहने अनुसार उस बोतल को वापस रख कर आ गई। कृष बोला, अंडस्को, सरगम, एक बात बताओ, जितना मैंने तुम्हें समझाया है, अगर मैं उतना अपने देश की जनता को समझाता तो अब तक प्रधानमंत्री बन चुका होता, इसका मतलब समझ रही हो। सरगम ने ना में गर्दन हिला दी, वैसे भी उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। कृष बोला, अंडस्को, इसका मतलब ये है कि मैं 141 करोड़ लोगों को समझा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं समझ पा रहा। जब भी तुम्हारे सामने आता हूँ तुम आंखें नम करके बैठ जाती हो, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? सरगम बोली, अंडस्को, पता नहीं कृष भैया, लेकिन डर लग रहा है। कृष ने सरगम का हाथ पकड़ा, बड़े प्यार से बोला, अंडस्को, तुम मुझे भैया बोलती हो ना, तो अपने भैया की बात नहीं मानोगी, अपने भैया पर विश्वास नहीं करोगी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सरगम बोली, अंडस्को, आप जानते हैं कि देव मुझे पसंद नहीं करते। कृष बोला, अंडस्को, तो ना करने दो, तुम उसे पसंद करो, तुम उससे प्यार करो, तुम उसके इतना करीब रहोगी तो वो भी तुम्हें प्यार करने लगेगा। अरे दुनिया में कितने लोग हैं जो अरेंज मैरिज करते हैं और एक हैप्पी फैमिली के साथ रहते हैं, और तुम हो कि अभी से डर रही हो। अरे थोड़े से लटके झटके देव के सामने मरोगी ना, तो देव तो घुटनों के बल चलकर आएगा। ये सुनते ही मीरा को हंसी आ गई और कृष ने मीरा की तरफ देखा और मीरा फिर से शांत हो गई। कृष ने फिर से सरगम को समझाते हुए कहा, अंडस्को, अब और नहीं समझा सकता, बाहर मेकअप आर्टिस्ट खड़ी है, थोड़ी देर में दोनों बहन तैयार हो जाओ, जब माँ लेने आएगी तो आ जाना। सरगम ने हाँ में गर्दन हिला दी। कृष खड़ा हुआ, अचानक उसने अपना एक हाथ मीरा के गाल पर रखकर उसे हल्का सहलाते हुए कहा, अंडस्को, हंसना अच्छी बात है, लेकिन मुझ पर हंसना बहुत खतरनाक साबित होता है। स्कूटी दे दो। सगाई की पूरी तैयारी हो गई थी। हर्षवर्धन जब कमरे में आया तो उसके कपड़े थोड़े गंदे थे, क्योंकि उसकी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई थी। हीर तैयार हो चुकी थी। हीर ने वाइट कलर की बनारसी साड़ी पहनी थी और रेड कलर की ज्वेलरी, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। देखकर लगता भी नहीं था कि वो रघुवंशी फैमिली की बड़ी माँ है। लेकिन उसके हाथ में फोन था और वो टेंशन में इधर उधर चक्कर लगा रही थी। हर्षवर्धन ने हीर को देखकर कहा, अंडस्को, ओ जी क्या हुआ, बहुत टेंशन में नजर आ रही हो। हीर टेंशन में हर्षवर्धन के पास आए और बोली, अंडस्को, ए जी, पीहू अवनीत अब तक नहीं आए। हर्षवर्धन बोला, अंडस्को, तो आ जाएंगे, कौन सा बहुत दूर रहते हैं। हीर बोली, अंडस्को जी आप समझ नहीं रहे, आप जानते हैं हमारे बच्चे की हालत कैसी है। ये तो अवनीत का शुक्रगुजार है कि उसने हमारी बच्ची को उस कंडीशन में भी अपना लिया। अवनीत ने उस वक्त डिसीजन लिया जब उसे खुद सहारे की जरूरत थी, और आप तो जानते हैं ना पीहू की आदत कैसी है। हर्षवर्धन हीर को समझाते हुए बोला, अंडस्को, ओ जी बिल्कुल परेशान मत हो, सब ठीक होगा। अवनीत ने अब तक हमारी बेटी को संभाला है तो आगे भी संभाल लेगा। बस तुम अपने कान्हा से ये कहो कि उन दोनों का रिश्ता हमेशा बना रहे। हमारी पीहू को अवनीत से अच्छा लड़का मिल ही नहीं सकता था, और देखो पीहू को अवनीत मिल गया। हीर बोली, अंडस्को, अब तक तो सब ठीक है, लेकिन आप जानते हैं पीहू की दिमाग की हालात। हर्षवर्धन बोला, अंडस्को, अब ठीक हो रही है वो, धीरे धीरे अवनीत ने उसे संभाल लिया है, बस अब नानी बनने का सपना देखो। हीर इस बार उदासी भरे लहजे में बोली, अंडस्को, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है पीहू और अवनीत के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है। हर्षवर्धन बोला, अंडस्को, देखो पीहू की हालत मुझे भी पता है और तुम्हें भी पता है, लेकिन हम अवनीत को तो जानते हैं ना, वो सब कुछ संभाल लेगा। अब तुम बाहर जाओ, सब मेहमान आ गए, राजावत हाउस से भी आ गए हैं, मैं तैयार होकर आता हूँ। हीर ने हमें गर्दन हिला दी और वहां से चली गई। रघुवंशी मेंशन के बाहर एक और गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी में से एक लड़का बाहर निकला,
उस लड़के ने बेज कलर की पैंट और वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी, आंखों पर चश्मा लगाया हुआ था। देखकर ही पता चलता था कि वो डॉक्टर है। वो कोई और नहीं अवनीत था। अवनीत फिर वापस से दूसरी तरफ गया और उसने गाड़ी का गेट खोला। उसमें से एक लड़की जिसने वाइट कलर की साड़ी पहनी हुई थी, वो लड़की कोई और नहीं पीहू थी। इसमें दो राय नहीं था कि पीहू बहुत खूबसूरत लग रही थी। अवनीत ने पीहू का हाथ पकड़ना चाहा तो पीहू ने अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहा, अंडरस्को, यहाँ फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। देव की शादी होने के बाद मैं खुद ही अपने मम्मी पापा को बता दूंगी कि हम डिवोर्स लेने वाले हैं। अवनीत कुछ नहीं बोला। उसने प्यार से पीहू का जवाब देते हुए कहा, अंडरस्को, बता देना, तुम जो करना चाहती हो कर सकती हो, और मैं कोई तुम्हारा हाथ इसलिए नहीं पकड़ रहा कि मैं यहाँ फॉर्मेलिटी दिखा रहा हूँ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हारा हाथ पकड़ रहा हूँ। पीहू हल्के गुस्से में बोली, अंडरस्को, ये जो तुम बार बार मेरे करीब आने की कोशिश करते हो और कहते हो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ये झूठ बोलना बंद कर दो, वरना किसी दिन गुस्से में कुछ कर लूंगी। ये तो मुझे समझ नहीं आता कि मेरे माँ बाप ने तुम्हारे साथ मुझे क्यों बांध दिया। अगर मैं बीमार भी थी तो क्या वो मेरे लिए किसी डॉक्टर को हायर नहीं कर सकते थे? लेकिन देखा उन्होंने डॉक्टर ही बिठा दिया। वो तुम हो जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरी लाइफ के कितने ही साल खराब हो गए। अवनीत ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप खड़ा रहा। पीहू मटक कर अंदर चली गई। पीहू के जाते ही कृष बाहर आया और अवनीत को देखकर बोला, अंडरस्को, कैसे हो जीजू? अवनीत ने कहा, अंडरस्को, कैसा हो सकता हूँ तुम्हारी बहन के साथ? कृष ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, अंडरस्को, पूरा रघुवंशी परिवार आपका कर्जदार है और शायद सारी जिंदगी रहेगा। अवनीत ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, अंडरस्को, मैंने किसी पर एहसान नहीं किया, बल्कि पीहू से प्यार किया है। पर देखो मेरी किस्मत 35 साल का हो गया हूँ, अब तक अखंड ब्रह्मचारी हूँ, जबकि शादी को 8 साल हो गए। कृष बोला, अंडरस्को, समझ रहा हूँ जीजू, लेकिन क्या करें, आप ही ने कहा है कि पीहू को कोई कुछ नहीं कहेगा। वो जो कर रही है, जैसा कर रही है, उसे करने दो, तभी वो धीरे धीरे ठीक होगी। अवनीत ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, अंडरस्को, मुझे लगता है जब तक पीहू ठीक होगी तब तक मैं खराब हो जाऊंगा। ये सुनते ही कृष हंसने लगा और फिर वो अवनीत को लेकर मेंशन के अंदर आ गया। हीर ने जैसे ही पीहू अवनीत को देखा, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो पीहू के पास आए तो पीहू ने हीर को गले लगाकर कहा, अंडरस्को, कैसी हो माँ? हीर बोली, अंडरस्को, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जाओ अपने पापा से मिल लो। पीहू हर्षवर्धन के पास चली गई। हीर ने अवनीत को देखा और उसके सिर पर हाथ रखकर बोली, अंडरस्को, कैसा हो अवनीत? अवनीत ने कहा, अंडरस्को, सब मुझे एक ही बात क्यों पूछते हैं? बड़ी माँ कैसा हो सकता हूँ? आप फिक्र मत कीजिए, मैंने पीहू की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो उसे पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। हीर की आंखें हल्की सी नम हो गई और तभी अवनीत ने हीर को गले लगाकर कहा, अंडरस्को, बड़ी माँ हमेशा आंखें नम मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। अब सब कुछ ठीक हो गया ना? हीर ने अवनीत की कमर को हल्का सा रब करते हुए कहा, अंडरस्को, मेरा बच्चा तो अकेला रह गया। अवनीत ने हीर को थोड़ा दूर किया और हीर की आंखों में आए हुए आंसू को पूछते हुए बोला, अंडरस्को, ऐसा कुछ नहीं है बड़ी माँ, आपकी परछाई है ना मेरे साथ, जो मुझे हमेशा डराती रहती है। ये सुनते ही हीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और तभी देव और सरगम की रिंग सेरेमनी की अनाउंसमेंट हो गई। दृष्टि आर्या दोनों ही सरगम को बाहर ले आई थी। देव भी सरगम का ही इंतजार कर रहा था। सरगम और देव दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे थे। हीर ने तो दोनों की ही नजर उतार दी। हीर बोली, अंडरस्को, देव सरगम को अंगूठी पहनाओ। और देव ने सरगम का हाथ अपने हाथों में भर लिया। देव ने महसूस किया कि सरगम का हाथ ठंडा है। देव समझ रहा था कि सरगम जहां से आई है, उसके साथ अचानक से ये सब होना उसे हजम नहीं हो रहा और इसलिए वो बहुत ज्यादा घबरा रही है। देव ने सरगम को अंगूठी पहनाते हुए धीरे से कहा, अंडरस्को, ताकि सिर्फ सरगम ही सुने। सरगम रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ, मैंने कहा ना, आज से मेरी फैमिली तुम्हारी फैमिली और मेरा घर तुम्हारा घर, तो घबराओ मत, वरना मुझे लगेगा कि
मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा हूँ। सरगम ने देव को देखा और देव ने पलकें झुका दी। देव सरगम को रिंग पहना चुका था और सबने क्लैपिंग भी कर दी थी। आर्या ने सरगम के हाथ में रिंग रखते हुए कहा, अंडरस्को, लो सरगम अब तुम पहना दो। सरगम ने भी देव को रिंग पहना दी और सबने क्लैपिंग करी। थोड़ी देर बाद सब डांस करने लगे। देव सरगम डांस कर रहे थे। देव ने एक बार फिर सरगम को समझाते हुए कहा, अंडरस्को, सरगम डरो मत, 2-4 दिन अजीब सा लगेगा क्योंकि तुम्हारे लिए मेरी फैमिली नहीं है, फिर तुम यहाँ घुल मिल जाओगी। सरगम ने हमें गर्दन हिला दी और देव सरगम को कंफर्ट करने के लिए उसके साथ फिर से डांस करने लगा। दूसरी तरफ मीरा आराध्या के पास बैठी हुई थी। दोनों के बीच एक अच्छी दोस्ती हो गई थी। तभी वहां क्रिश आया और उसने आराध्या को डांस के लिए प्रपोज किया, लेकिन आराध्या ने मना करते हुए कहा, अंडरस्को, नहीं क्रिश, मेरे पैर में चोट लगी हुई है। क्रिश थोड़ा सा फिक्र करते हुए बोला, अंडरस्को, कहाँ लगी है, दिखाओ मुझे, डॉक्टर को कॉल करूं? अरे डॉक्टर तो घर में ही है, अवनीत जीजू को बुलाऊं? आराध्या ने नामे गर्दन हिलते हुए कहा, अंडरस्को, अरे नहीं क्रिश भैया, ज्यादा नहीं है, डांस नहीं कर पाऊंगी, आप जाए ना, मीरा के साथ डांस कीजिए। मीरा की तो सांसें ही अटक गई। वो तो क्रिश को देखकर ही सहम जाती थी और अब तो आराध्या उसे क्रिश के साथ डांस करने के लिए कह रही थी। क्रिश ने मीरा को देखा, जिसमें वाइट कलर का फ्रॉक सूट पहना था और उसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। क्रिश ने मीरा की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, अंडरस्को, ए छुटकी, चलो डांस करते हैं। मीरा ने नामे गर्दन हिला दी और डर के मारे उसकी आंखों में हल्का सा पानी भी आ गया। क्रिश ने मीरा का हाथ पकड़ा और उसे डांस फ्लो की तरफ हल्का सा खींचते हुए बोला, अंडरस्को, अब तुम रोज मुझे देखोगी तो क्या रोज मुझे देखकर डर जाओगी? चलो डांस करते हैं, तुम्हारा डर भी खत्म हो जाएगा। इतना कहकर क्रिश ने मीरा की कमर पर हाथ रखा और हल्का सा उसे अपनी तरफ खींचा। मीरा की तो सांसें फिर से अटक गई। क्रिश मीरा से बहुत कुछ पूछना चाहता था, लेकिन मीरा की हालत देखकर हर बार अपने दिल को समझा लेता था। क्रिश के दिमाग में अभी भी वो रात चल रही थी। उस रात का क्रिश कुछ भी याद नहीं था, जबकि वो अच्छे से जानता था कि मीरा को सब कुछ याद है, लेकिन मीरा बता नहीं रही, या कह सकते हैं कि मीरा डर के मारे नहीं बता रही। क्रिश मीरा के साथ हल्का हल्का डांस करने लगा। क्रिश बोला, अंडरस्को, ए छुटकी, क्या हुआ, इतना क्यों डर रही हो? अब तो देखो, मैंने तुम्हारी बहन की शादी भी अपने भतीजे से करवा दी। अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम दोनों बहनों की जिंदगी बदल गई। मीरा ने पलके उठाकर क्रिश को देखा और क्रिश ने मुस्कुराकर मीरा को। क्रिश फिर बोला, अंडरस्को, ए छुटकी, चलो मुस्कुरा कर दिखाओ। क्रिश के कहने पर मीरा ने हल्की सी मुस्कुराहट क्रिश को पास की और क्रिश फिर से मीरा को नॉर्मल करने के लिए उसके साथ डांस करने लगा। दूसरी तरफ अभिमान खड़ा था और तभी आर्या ने अभिमान की बाजू पकड़ी और उसे खींचकर डांस फ्लोर पर ले आई। अभिमान अब भी आर्या से गुस्सा था, लेकिन आर्या उसने तो अभिमान को कब का माफ कर दिया था। आर्या अभिमान के साथ डांस करते हुए बोली, अंडरस्को, अब क्या माँ से गुस्सा ही रहेगा? अभिमान ने मुंह फुलाते हुए कहा, अंडरस्को, ये तो आपको थप्पड़ मारने से पहले सोचना चाहिए था। आर्या बोली, अंडरस्को, क्या हो गया है तुझे अभिमान? कभी कभी लगता है तू हॉस्पिटल में बदल गया, वरना मेरा अभिमान ऐसा नहीं हो सकता। कैसी सोच हो गई है तेरी? तुझे इन बच्चियों से प्रॉब्लम क्या है? अभिमान बोला, अंडरस्को, माँ, मुझे ये बातें नहीं करनी। आप मुझे यहाँ खींच कर ले आए और मैं आपके साथ डांस कर रहा हूँ। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। जब ये सब खत्म हो जाएगा मैं चला जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। आर्या कुछ नहीं बोली। अभिमान का मूड खराब नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसे कभी कभी सच में लगता था कि अभिमान के अंदर ना तो उसके पापा के गुण हैं और ना ही उसकी माँ के। थोड़ी देर तक माँ बेटा ऐसे ही डांस करते रहे और तभी अभिमान ने आराध्या को देखा, जो सोफे पर बैठकर डांस एंजॉय कर रही थी। अभिमान अपना गला साफ करते हुए बोला, अंडरस्को, माँ, अब तो आप सारे मेहमान को रिटर्न गिफ्ट दोगी? आर्या बोली, अंडरस्को, हाँ दूंगी, क्यों, क्या हुआ? तुझे भी किसी को रिटर्न गिफ्ट देना है? अभिमान बोला, अंडरस्को, मैं किसे रिटर्न गिफ्ट दूंगा?
मुझे किसी को कुछ नहीं देना और ना ही मेरा दिल इतना बड़ा है कि मैं किसी को कुछ रिटर्न दे दूँ। आर्या बोली, तो फिर तो ऐसी बातें क्यों कर रहा है? अभिमान बोला, बाहर मैंने स्कूटी देखी थी, मतलब आराध्या की स्कूटी देखी थी, जो पूरी तरीके से खराब है और उससे मेरा एक्सीडेंट होते होते बच गया, तो मैं सोच रहा था क्यों ना आप आराध्या को रिटर्न गिफ्ट में स्कूटी दे दो। आर्या ने हैरानी से अभिमान को देखा, उसे अभिमान की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। आर्या डांस करते करते रुक गई, उसने हैरानी से ही अपना एक हाथ अभिमान के गाल पर लगाकर कहा, तू होश में तो है? तुझे पता है तू क्या बोल रहा है? तू आराध्या को स्कूटी देने की बात कर रहा है। अभिमान बोला, माँ प्लीज, आराध्या की स्कूटी टूट गई और वो उसका ब्लेम मुझ पर डाल रही है और मुझ पर कोई ब्लेम करें मुझे पसंद नहीं, इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि आराध्या को स्कूटी दे दो। और एक और बात, कृपा करके पापा को ऐसा मत बताना, नहीं तो आपको और पापा को लगेगा कि मेरे दिल में आराध्या के लिए कुछ है, और मैं साफ साफ बता दूं, मेरे दिल में आराध्या के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए गलती से भी मेरा आराध्या का कोई रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करना। आर्या हल्का सा मुस्कुराकर बोली, अभिमान, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम्हारे दिल में कुछ और जुबान में कुछ और। अभिमान बोला, माँ प्लीज, ऐसा कुछ नहीं है, उसकी स्कूटी में मैं ही लात मार कर आया था और वो गिर गई, जिस वजह से उसकी स्कूटी का ब्रेक खराब हो गया। अब वो बेवकूफ़ लड़की उसे बिना ब्रेक की स्कूटी को चलाती है, किसी दिन एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाएगी, फिर आप सब आकर मुझे ही कहोगे कि तू आराध्या को दिन रात कोसता था इसलिए वो मर गई।